हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। हमने पहला चैप्टर फिनिश कर दिया है। यह हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसके अगला वाला जो पीरियड है, लेक्चर है, वो आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन है, उसको आप क्लिक करोगे तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। और ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और पहले चैप्टर के जो फर्स्ट चैप्टर है उसके भी वीडियो देखने को बाकी है तो वो भी प्ले लिस्ट में है, वो आप देख सकते हो। और सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सबसे पहले कर दो, तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके। और आप अपने मित्रों को भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करने को बोलो। ओके। चलो हम आगे बढ़ते हैं। और आज की थियरी कौन सी है? हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। हमें कंडक्टर में जो सिचुएशन बनती है, वो ये एक सिचुएशन का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक यानी स्टेडी चार्जेस। स्टेडी चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। ओके। तो एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, फिगर में क्या दर्शाया है कि एक कंडक्टर है, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां? पॉजिटिव एंड से, यानी पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ होनी चाहिए। अब जब हम कंडक्टर को रखेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस वो एक साइड हो जाएगा, इस तरफ। ये पॉजिटिव है ना, उससे अट्रैक्ट होके वो इस तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरफ पॉजिटिव जो चार्जेस है वो अलग हो जाएंगे। और मैंने पहले रूल्स क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरफ बनेगी। अब देखो, ऐसे बनती जाएगी बनती जाएगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता जाएगा। जो अंदर का है वो ई इंटरनल, अदरवाइज इंड्यूस ई इंड्यूस, ये अंदर इससे इससे प्रेरित होके वो प्रोड्यूस होता है। ओके। तो ये कब तक प्रोड्यूस होगा, इसकी भी लिमिट तो होनी चाहिए ना। बनता ही थोड़ा जाएगा हर टाइम। तो कहां तक बनेगा? तो देखो, जब तक ये ई इंटरनल की वैल्यू ई एक्सटर्नल, ये जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो जाते, दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक यहां बनते हैं। ओके। तो ये क्यों बना कि ये जो स्टैटिक चार्जेस हो गए ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मूव हुए, लेकिन मूव होने के बाद क्या हो गए, स्टेडी हो गए। और यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो कंडीशन है, ये जो सिचुएशन है, ये जो फेनोमेना है, उसी को तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं कंडक्टर का। तो वही लिखा है, देखो, व्हेन वी प्लेस कंडक्टर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विल अरेंज एज शोन इन फिगर। ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट ई इंटरनल विल बी इंड्यूस्ड। इंड्यूस यानी अपने आप प्रोड्यूस होता है in opposite direction of E external field in the conductor। यस, ये देखो, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन और जो अंदर का है उसकी डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वो लिखना है। अब देखो, मैंने बोला कब तक ये प्रोड्यूस होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। व्हेन वेक्टर ई इंटरनल इज इक्वल टू वेक्टर ई एक्सटर्नल विल बिकम इक्वल। देखो यहां मैंने, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे देन चार्जेस विल बी स्टेडी, यानी वो स्टेशनरी हो जाएंगे। ओके। दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। तो देखो कितना सिंपल है। ओके। अगर आपने समझ लिया ना तो वो अपने आप वर्ड में आपको अरेंज कर देना है। ओके। अच्छा, चलो उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। एक्सप्लेन इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। यहां पर लिखा है एक्सप्लेन। टोटल ऐसे 6 है। इंपोर्टेंट रिजल्ट्स कितने हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडक्टर का है फिनोमिना, उसके इंपोर्टेंट स्टेटमेंट्स कितने हैं? 6 है।
कितने हैं 6। यहाँ पर एक्सप्लेन लिखा है। अगर आपको एक्सप्लेन की जगह राइट डाउन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर ऐसा लिखे तो आपको ओनली हेडिंग्स लिखना है, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। एक्सप्लेन बोले तो आपको पूरा लिखना है, तो वो 4 मार्क में भी आ सकती है थियरी, ओके। लेकिन 2 मार्क्स में है तो आपको ओनली स्टेटमेंट्स लिखना है। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्लेन नहीं लिखा है। राइट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, तो ओनली देखो ये पहला स्टेटमेंट है, उसके बाद ये देखो ये दूसरा स्टेटमेंट है, उसके बाद ये तीसरा स्टेटमेंट है, उसके बाद ये चौथा स्टेटमेंट है, ऐसे 6 है। 6 के 6 आपको स्टेटमेंट लिखने हैं, ओके। लेकिन अभी तो हम क्या करेंगे, हमें तो एक्सप्लेन बोला है, तो ऐसे देखो पूरा 6 के 6 नहीं पूछे, कोई एक को एक्सप्लेन करने का भी 2 मार्क्स में आ सकता है। आपको बोल सकते हैं एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, 2 मार्क्स में ऐसा आ सकता है। तो हर एक 6 के 6 इंपोर्टेंट रिजल्ट्स है वो अलग अलग करके 2 मार्क्स में, इस बार सपोज ये पहला वाला पूछा, दूसरी एग्जाम में दूसरा पूछ सकते हैं, ओके, ऐसे भी आ सकता है। तो क्वेश्चन किस तरह से लिखा है उसी तरह से आपको आंसर देना है। तो अभी तो हम 6 के 6 विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पहला क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो आप लोगों बोलेंगे कि सर वही की वही फिगर है और आपने कहा अंदर 0 लिखा है। तो मैंने पहला ही बोला कि दोनों कैसे हो जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंडीशन है, सिचुएशन है, उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाते हैं, इक्वल, वो तो पता है। अच्छा, दोनों की डायरेक्शन कैसी है देखो, तो ये इस तरफ है, ये इस तरफ, तो इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई करेंगे कि नहीं, तो नलीफाई हो जाएगी, तो टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगी 0। तो देखो कितना सिंपल, वही का वही पॉइंट है, थोड़ा इधर उधर करके लिखना है। तो फिगर को वही की वही है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कंडक्टर रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस तरफ की है और अंदर भी प्लस से माइनस तरफ की है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम, ये तो हमें पता है, ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंटरनल। अच्छा, तो इस तरफ है ना, ये ई इंटरनल, इसको इस तरफ ले ले तो साइन नेगेटिव हो जाएगी, और इस तरफ आ गया तो इक्वल टू क्या हो गया 0। तो वही तो चाहिए था कि अंदर क्या है 0। तो आप बोलोगे कि अंदर ओनली इंटर नहीं, ये देखो इसमें से ये पास होता है कि नहीं व्हाइट लाइन, तो व्हाइट लाइन क्या है एक्सटर्नली, तो अंदर एक्सटर्नल ई भी है, और ये जो येलो लाइंस है वो इंटरनल है, तो इसकी इफेक्ट और इसकी इफेक्ट अंदर दोनों है, तो दोनों की इफेक्ट क्या हो जाती है 0। सो वी कैन से दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। तो वेरी इजी, जो आगे का था वही का वही थोड़ा मैनेज करके हमने लिख दिया है। अच्छा चलो उसके बाद वाला, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये हमने कंडक्टर रखा है, एरो करके लिखना है तो लिख सकते हैं, ये क्या है कंडक्टर, वैसे तो पता चल जाता है, फिर भी ये क्या है कंडक्टर है। ओके, देखो अब ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की आउटसाइड पर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर टाइम हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें ऐसा प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है, तो ऐसा मान लो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैंने ऐसा ले लिया कि वो एंगल थीटा पर है, ई की वैल्यू, ई की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कोई एक पॉइंट पर थीटा पोजीशन पर, थीटा एंगल पर है। तो देखो वही लिखा है,
एज्यूम करो सपोज वेक्टर ई इज एट द एंगल ऑफ थीटा विद द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब क्या होगा, अगर मैं एंगल पर कोई एंगल पर लू तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। ये जो टू लाइंस है उसको पैरेलल बोलते हैं, ऐसी जो उल्टा टी है उसको हम परपेंडिकुलर की साइन बोलते हैं। ये उसके दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट बोलो एलिमेंट बोलो, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर। देन इट हैज टू कंपोनेंट्स, ई पैरेलल कंपोनेंट एंड ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो ई पैरेलल कंपोनेंट्स है, but due to the e parallel component charges will experience electric force and they will move। अगर ये पैरेलल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगेगा तो ये जो चार्जेस है उसको धक्का लगेगा, धक्का यानी फोर्स, दे विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ड्यू टू दिस फोर्स दे विल मूव। एंड जब वो मूव हो गए तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहां रही, स्टैटिक यानी क्या, स्टेडी, स्टेडी होने चाहिए। ये तो अगर जो पैरेलल कंपोनेंट होंगे तो उसको एक्सपीरियंस, फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, फोर्स फील करेंगे और वो मूव होंगे। वो पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वही लिखा है देखो, बट ड्यू टू द ई पैरेलल कंपोनेंट चार्जेस विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक force and they will move, which is not possible for electrostatic। Therefore only E perpendicular component can exist। तो E perpendicular यानी with the right angle हो गया सरफेस के साथ, तो वही तो प्रूव करना था। Therefore only E perpendicular component can exist। So vector E is perpendicular at every point on the surface, outside the surface। हो गया, तो इजी है, आपको सिर्फ उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इनसाइड, द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सिस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। जब वो स्टैटिक सिचुएशन में होता है तो उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा यानी हमने तो कहां रखे हैं, बाहर, तो अंदर कोई आ जाना चाहिए नहीं। ओके, अंदर नहीं रखे हैं, तो अंदर आए तो वो एक्स्ट्रा गिने जाएंगे कि नहीं। हमने कहा रखा है, ऑन द सरफेस। अगर वो अंदर आ गया कोई, अंदर तो हमने रखा नहीं है और है तो वो एक्स्ट्रा हो गए, तो एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सिस चार्जेस नहीं है, ऐसा बताना है। अच्छा, तो इसके लिए हमें अंदर एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी और अंदर Q0 है और E0 है, वो हमें शो करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो, सपोज मान लो कि कई सारे चार्जेस हमने इसके ऊपर रखे। इफ सो मेनी चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देन ऑल्सो, कितने सारे आपको मर्जी चाहे रख लो, लेकिन वो अंदर नहीं जाएंगे, वो बाहर के बाहर ही स्प्रेड होंगे, बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो देखो वही लिखा है, if so many charges are placed on the surface of the conductor, then also they will distribute only on the surface। वो ऊपर के ऊपर ही स्प्रेड होंगे, कोई भी चार्ज अंदर जाएगा नहीं। That means no one charge will go inside the conductor। यानी कोई भी चार्ज अंदर तो आप कितने भी रख लो ऊपर, लेकिन अंदर तो एक भी जाने वाला नहीं है। ड्यू टू दिस नो एनी चार्ज इज एनक्लोज बाय द गाउसियन सरफेस। अंदर कोई जाता ही नहीं है, तो ये गाउसियन सरफेस से कोई चार्ज एनक्लोज भी कैसे होगा, अंदर तो है नहीं पहले से और अंदर कोई जाता नहीं है। सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अंदर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा। ओके, सो नाउ टेकिंग, अब ये दो गाउस की वो, ये गाउस लॉ का है फ्लक्स की फॉर्मूला Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये फ्लक्स की दूसरी फॉर्मूला है E डेल्टा S। दोनों को कंपेयर कर दी, इन शॉर्ट आपको ये फॉर्मूला ले लेनी है, ये रिलेशन ले लेना है, E डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें पता है E की वैल्यू क्या है, 0, और हमारा पहला ही स्टेटमेंट था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, E इंटरनल इक्वल टू E एक्सटर्नल लिखा था ना। तो यहाँ ये स्टेटमेंट लिया,
ई की वैल्यू क्या है 0, तो लेफ्ट साइड 0 हो गया, राइट साइड एज इट इज, ये एप्सिलॉन 0 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो भी 0, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो वो ही तो बताना थे, तो ये अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज होता नहीं, हो गया ना। तो ये भी अच्छी तरह से प्रॉपरली तैयार करना। उसके बाद वाला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल वोल्टेज V आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो पूरा वॉल्यूम है उसके सारे वॉल्यूम पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जैसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़े थे ना, उसमें क्या था, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहता था, इक्वल, तो वैसे ही यहां पर कांस्टेंट शो करना है, प्रूव करना है। एंड दूसरा भी है, एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस, हमें उसके सरफेस पर और इनसाइड का वोल्टेज दोनों इक्वल है वो भी प्रूव करना है। अच्छा, पहले हम क्या लेते हैं, देखो कैसे हम प्रूव करते हैं। पहला क्या प्रूव करना है कि अंदर क्या पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी हर एक पॉइंट पर वोल्टेज कैसा होना चाहिए, इक्वल। तो देखो सपोज ए पॉइंट पर चार्ज क्यू है, उसको हमें बी पॉइंट पर ले जाना है, देखो मैंने एरो किया है, ए पर का पोटेंशियल वी है, बी पर का पोटेंशियल वीबी है, ओके। अब यहां से यहां मैं ले जाऊंगा, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क, तो वर्क की फॉर्मूला ले लो, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, हमें पता है। लेकिन देखो कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है, पता है हमें, ये तो पता है ना, पहली थी, पहला फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था, ई जीरो है, अगर ई जीरो है तो एफ जीरो होगा, क्यों, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, ई जीरो है तो एफ जीरो होगा, और फोर्स नहीं होगा तो वर्क कैसे होगा, वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, विदाउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा, फोर्स नहीं है तो वर्क जीरो होगा, तो सर ने वर्क की वैल्यू जीरो रख दी। अब क्या किया, क्यू डिवाइड हो गया, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा वी यानी वीबी माइनस वी ए, माइनस वी ए को इस तरफ ले जाओ तो प्लस वी ए, वीबी माइनस वी ए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, वीबी माइनस वी ए माइनस वी ए को इस तरफ ला दो, देखो दोनों इक्वल हो गए, तो अंदर कांस्टेंट है, हो गया, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये पहला वाला प्रूव हो गया, वही लिखा है, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम। अब दूसरा वाला में क्या है, सरफेस के ऊपर एक पॉइंट लो सी, उसका पोटेंशियल वीसी है, और एक अंदर का ले लो वीबी, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। इक्वल प्रूव करने के लिए पहला उल्टा ले लो कि इक्वल नहीं है, मैंने मान लिया कि वीसी ज्यादा है वीबी कम है, वीसी ज्यादा है, देखो ग्रेटर देन वीबी, ऐसा ले लिया, ये नहीं, ये गलत है, ऐसा हमें बताना है। कैसे, पहले तो वीबी तो इस तरफ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, यहां डेल्टा वी जीरो नहीं है, देखो यहां पर डेल्टा वी जीरो था तो दोनों इक्वल थे, यहां पर यहां डेल्टा वी जीरो नहीं है, तो देखो डेल्टा वी जीरो था तो वर्क नहीं था, यहां पर डेल्टा वी जीरो नहीं है यानी वर्क होगा, वर्क विल बी डन अकॉर्डिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, यहां पर डेल्टा वी जीरो था यानी वर्क नहीं था, यहां पर डेल्टा वी जीरो नहीं है यानी वर्क होगा, और वर्क के कारण क्या होगा, वर्क के कारण चार्जेस क्या होंगे, मूव होंगे, और चार्जेस मूव होंगे तो वो स्टेटिक कहां से रहेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टेटिक की डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी, तो यही लिखा है, बट ड्यू टू द वर्क चार्जेस विल बी मूव्ड which is not possible for static potential, so vc greater than vb not possible, so we can say vc is equal to vb, यानी सरफेस पर और अंदर दोनों देखो सेम वैल्यू एज इनसाइड एंड ऑन इट सरफेस विल बी सेम, हो गया कि नहीं हो गया, ओके, इजी है। उसके बाद वाला देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस
ऑफ अ चार्ज कंडक्टर वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला डिराइव करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, वो चार्ज है, उसके अंदर चार्जिस है, ऐसा शो करना है। उसके लिए हमने एक गाउसियन सरफेस लिया है, इसको हम पिल बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो चार्ज को दिखाने के लिए जो बॉक्स हम लेते हैं, जैसे कि गाउसियन सरफेस लेते हैं ना वैसे, तो उसको हम पिल बॉक्स बोलते हैं। उसकी जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और उसका जो सरफेस एरिया है वो ये बहुत छोटा सा होता है, लेकिन हमने तो फिगर में बड़ा ड्रॉ किया है, लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है। तो उसकी छोटा सा सरफेस तो डेल एस से इंडिकेट किया है। नाउ अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमें ये पता है फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसमें फाई की दूसरी फॉर्मूला है ई डेल्टा एस, ई डेल एस, तो वो लिख दिया फाई की जगह। ये तो है राइट साइड, लेफ्ट साइड उसकी दूसरी फॉर्मूला रखी। अब देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखनी है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल एस, ये भी फॉर्मूला है ओके सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो डेल एस को इस तरफ ले जाओ, तो क्यू की वैल्यू क्या हुई सिग्मा डेल एस, तो क्यू की जगह सर ने सिग्मा डेल एस लिखा, अपॉन का अपॉन वैसा का वैसा, और ये भी वैसा का वैसा, दोनों तरफ डेल एस क्या हो जाएगा कैंसल। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये तो स्केलर फॉर्म में हुआ। देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एन कैरेट ओके। तो ये तो वेरी सिंपल, एकदम सिंपल थियरी है ओके, ये तो प्रूव एकदम इजी है। अच्छा इसके बाद वाला लेते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वुड डेवलप इनसाइड द केविटी ऑफ कंडक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो सर ने पहले से ही लिख दिया है आईएमपी फॉर 2 मार्क्स, तो ये अलग से पूछा जाता है। और कई बार मैंने कई पेपरों में देखा है कि अंदर कोई कंडक्टर में कोई बखोल होती है, बखोल यानी केविटी, केविटी होती है, तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अंदर इफेक्ट नहीं लगती है, ऐसा हमें शो करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग यानी उससे वो बाहर का जो चार्जेस है, बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे जो केविटी है वो सुरक्षित है, उसको बाहर की कोई इफेक्ट नहीं होती है, वो हमें दर्शाना है। तो अगेन स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वुड डेवलप इनसाइड इनसाइड द केविटी ऑफ कंडक्टर। तो फिगर ये कंडक्टर है, उसमें मैंने ये केविटी शो की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब चार्जेस है। देखो वही लिखा है, देयर इज नो चार्ज इन द केविटी, यहां पर अंदर कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इन द केविटी whatever be the size and shape of the cavity, केविटी की साइज जितनी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, और उसका शेप जैसे भी हो, ऐसा नहीं कि सर ने जैसा शेप किया है वैसा ही ड्रॉ करना है, जैसा भी शेप हो, जैसी भी साइज हो, लेकिन अंदर चार्ज कोई होगा नहीं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो विल बी जीरो इन द केविटी, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा अंदर ओके। अच्छा इवन इफ इट इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो केविटी वाला जो कंडक्टर है उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फील्ड में, फिर भी अंदर केविटी के अंदर तो ई जीरो का जीरो ही रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाहर की इफेक्ट अंदर होने वाली नहीं है। दैट मीन्स there is no effect of external electric field inside the cavity। इसका मतलब कि बाहर की जो इफेक्ट है वो अंदर लगने वाली नहीं है। therefore cavity is shielded, तो हम उसको shielded बोलते हैं, सुरक्षित। therefore cavity is shielded from the external field, so we can say it is electrostatic shielding। अब उसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम कार में बैठे हैं और लाइटनिंग हुई, तो हमें कुछ नहीं होगा, हम तो बखोल के अंदर हैं, हाँ लेकिन दरवाजा और कांच बंद होने चाहिए ओके। इफ वी आर इन अ कार
and lightning strikes the car, then electrostatic shielding develop on the outer surface of the car and we are safe inside the car. आउटर साइड क्या हो जाएगा, ये शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा, बाहर की इफेक्ट बाहर ही रहेगी, अंदर कोई इफेक्ट आने वाली नहीं है, तो हम सेफ हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल लिखना है और उसका यूज भी है, तो देखो यूज भी लिखना है। उसका यूज क्या है, टू प्रोटेक्ट एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बाहर के एक्सटर्नल फील्ड से बचा के रखना चाहते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट एनी इलेक्ट्रिक सर्किट from external electric field then electrostatic shielding is used। तो ये थियरी 6 के 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, उसके बाद वाली थियरी ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक यानी नॉन कंडक्टर, explain the difference in the behavior of conductor and dielectric in the presence of external electric field। ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसका बिहेवियर कैसा है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा जाए तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये कंडक्टर, देखो मैंने लिखा है, ये कंडक्टर है, ये डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टर है। क्या फर्क होता है, देखो यहां पर पहले तो मेन डिफरेंस क्या है, जितना ओ यानी आउटसाइड, ओके, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक, यहां देखो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही यहां बनता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यहां देखो जितना आउटसाइड की इफेक्ट है उतनी इनसाइड की नहीं है, तो टोटल रिमूव नहीं होगा, उसकी टोटल इफेक्ट कैंसिल नहीं होगी, हाँ आउटसाइड की जो इफेक्ट है अंदर वो डिक्रीज जरूर होगी। तो वही लिखना है, इन डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ ई इंटरनल इज लेस देन द ई एक्सटर्नल। जो देखो मैंने ये वैल्यू छोटी, ये छोटा एरो है, ये बड़ा एरो है, यहां पर दोनों इक्वल है, इक्वल बट ऑपोजिट, तो टोटल 0 हो गया, एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इसकी इफेक्ट ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसकी इफेक्ट है वो थोड़ी कम होगी इसके कारण। इन डाइलेक्ट्रिक वैल्यू ऑफ इंटरनल इज लेस देन द ई एक्सटर्नल, सो द इफेक्ट ऑफ ई एक्सटर्नल ओनली डिक्रीज, पूरी की पूरी गायब नहीं होगी, नॉट विल बी रिमूव्ड कंप्लीटली। ओके, और यहां पर कंप्लीटली रिमूव होगी, देखो इन कंडक्टर ई इंटरनल विल बी प्रोड्यूस्ड as equal as E external, so effect of external field will be removed completely। तो दोनों में क्या बिहेवियर में चेंज आता है पता चल गया, दोनों तरफ आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो यहां पर समझ आ गया कि नहीं, ओके, तो ऐसे ही लिखना है, तो पूरा का पूरा समझ आ गया ना। अच्छा, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, राइट द टाइप्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड एक्सप्लेन देम। हमें डाइलेक्ट्रिक के टाइप्स लिखने हैं और उसको एक्सप्लेन करने हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पोलर एंड नॉन पोलर। उसके कितने टाइप्स है, 2, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर किसको बोलते हैं, चलो पहले पोलर को समझते हैं। पोलर यानी देखो, सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड, कोइंसाइड यानी ओवरलैप, अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के जो सेंटर्स होते हैं, चार्जेस के सेंटर, वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं होते हैं तो पोलर, और होते हैं कोइंसाइड विथ ईच अदर देन दे आर नोन एज नॉन पोलर। नहीं होते हैं तो नहीं है पोलर, नहीं तो पोलर नहीं है, तो पोलर है, कितना सिंपल है। और पोलर है, पोल्स है वहां पर,
तो वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट कंटेन करेंगे, और नहीं है तो यहां भी नहीं, पजेस नहीं करेंगे। नहीं है तो सब नहीं है, तो सब में है। इसके एग्जाम्पल क्या है, H2O और HCl, और इसमें H2 है, O2 है, CO2 है। इसकी फिगर भी हमने रखी है, देखो आपको ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है। ये HCl के लिए है, ये H2O के लिए है, ओके। ये H2 के लिए है, ये CO2 के लिए है। तो ऐसी आपको फिगर ड्रॉ करनी है, आपको एक दो बार घर पे प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके। तो थोड़ा सा प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ओके। उसके बाद वाला लेते हैं, explain polarization of polar and non-polar molecules. Explain polarization of polar and no, हमने ये तो पढ़ लिया पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर किसको बोलते हैं, वो तो टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक है। उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, तो देखो यहां पर E0 इज इक्वल टू 0, यहां पर एब्सेंट है, नॉट इक्वल टू 0 यानी एक्सटर्नल आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। फिर से बोलता हूं, इक्वल टू 0 यानी एक्सटर्नल, ओ यानी आउटसाइड, आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यानी एब्सेंट है, तो क्या होता है, P0 होता है। और जब प्रेजेंट होता है तो P0 नहीं होता है, तो वो ही लिखना है। फिर से बोलता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 है तो उसके जो चार्जेस के जो सेंटर्स होते हैं वो कोइंसाइड होते हैं, ओवरलैप होते हैं, यानी यहां पर डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल यानी आउटफील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखेंगे, 0 नहीं होगा, वहां पर प्रेजेंस होगा, तो ये दोनों देखो प्लस और माइनस एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे और डाइपोल फॉर्म होंगे, और वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज, पैरेलल अरेंज हो जाएंगे, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट हो जाएगी। तो वही लिखा है, एब्सेंट होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। जब ई एक्सटर्नल फील्ड एब्सेंट होगा तो सेंटर्स ऑफ मोलिक्यूल्स आर कोइंसाइड, सो P इज इक्वल टू 0 इज देयर। एंड प्रेजेंस होगा तो क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो डाइपोल्स आर फॉर्म, यहां पर डाइपोल फॉर्म होगी, एंड अरेंज पैरेलल विद द एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड के साथ वो पैरेलल अरेंज होगी। इससे कारण क्या होगा, P विल नॉट बी 0। अब डाइपोल मोमेंट मिलेगी हमें, अब 0 नहीं रहेगी, पहले 0 थी लेकिन अब मिलेगी। यहीं पर भी ऐसा ही लिखा है, पहले डाइपोल मोमेंट जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो डाइपोल मोमेंट नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल मोमेंट भी है, वही लिखना है। जब एब्सेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तब डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली, देखो यहाँ डाइपोल्स तो है, यहां पर पहले तो डाइपोल ही नहीं थी, ओके। तो यहां पर तो डाइपोल्स तो है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ओरिएंटेड रैंडमली, जैसे तैसे है, तो उसकी प्रॉपर इफेक्ट हमें नहीं मिलती है, इसलिए डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो दे विल ट्राई टू अरेंज पैरेलल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो वही लिखा है। जब एब्सेंट है तो डाइपोल्स आर ओरिएंटेड रैंडमली विथ ईच अदर, सो P इक्वल टू 0 इज देयर, and in presence of external electric field dipoles try to arrange parallel with the electric field, external electric field, so P will not be 0 is there, okay। तो आज हमने कई सारी थियरी ली है, सब की सब इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको प्रॉपरली उसको अंडरस्टूड करना है, एक बार दो बार नहीं समझ, नहीं समझ तो आने वाला है, लेकिन क्या हो जाता है एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ऐसी थियरी है, तो उसको आपको प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है, ओके। तो आप उसके लिए एक बार दो बार तीन बार भी वीडियो देख सकते हैं, ओके। तो पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। ऐसी ही फिगर आपको ड्रॉ करनी है, सर ने भले ही इमेज रख दी है लेकिन आप थोड़ी ना वहां पर इमेज रखेंगे, आपको तो ये सब ड्रॉ करना है प्रॉपरली, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रीड मत करना, ऐसी फिगर की भी आपको प्रैक्टिस करनी है।
और कितनी देर लगती है वो भी आपको ऑब्जर्व करना है, नोट डाउन करना है। ऐसा ना हो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप 10 मिनट ले लो उसके लिए। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले तो मैंने क्या बोला कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो रखे आपके पास तुरंत आ जाए। ओके, अच्छा, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।